जब 1983-84 में इस तरह के केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर बारंबार सम्मेलन हुए, राजनीतिक दलों की मांग हुई। ये बात दूसरी है कि कल तक वे राजनीतिक दल सत्ता में थे तो उनकी सोच कुछ और थी और विपक्ष में होते हुए ही वे दूसरा राग गाने लगे। ये स्थिति लगभग सभी पार्टियों की रही है, चाहे वे राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी हों या क्षेत्रीय पार्टियां हों। जहां सत्ता बनाम विपक्ष के रहते पार्टियों ने अपनी सोच, अपना पैंतरा बदला अपने स्वहित के लिए। पर तथ्य तो था कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को और मधुर बनाने की ज़रूरत थी, बेहतर बनाने की ज़रूरत थी, और उसमें करों के वितरण को लेकर और केंद्रीकरण को लेकर जो मुद्दे बार बार उठ रहे थे उस पर पुनरीक्षण की ज़रूरत थी। इस बढ़ती हुई मांग और दबाव के मद्देनज़र ऐसी स्थिति हुई कि अंततः 1983 में ही एक कमीशन, एक आयोग बनाया गया। इस आयोग के अध्यक्ष थे भूतपूर्व न्यायाधीश श्री R.S. सरकारिया। संघ और राज्य सरकारों के बीच जो अनेक प्रश्न उठ रहे थे, इनको लेकर जो विवादित स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस पर पुनर्विचार के लिए सरकारिया कमीशन बैठाया गया। तो कमीशन की स्थापना 1983, इसके अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश, भूतपूर्व न्यायाधीश R.S. सरकारिया, और इसका उद्देश्य था राज्य और केंद्र के मध्य अनेक प्रश्नों को लेकर उत्पन्न होते हुए विवाद और उन विवादों पर पुनर्विचार के साथ आवश्यकता बदलाव की जरूरत। ये जो सरकारिया आयोग का गठन केंद्र सरकार ने किया, अर्थात तत्कालीन केंद्र सरकार जो कांग्रेस की थी, ये 3 सदस्यीय आयोग था और इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध और राज्यों की स्वायत्तता पर संविधान की परिधि में विचार करने के लिए सुझाव देने का काम। अर्थात ये बात स्पष्ट कर दी गई सरकारिया कमीशन को कि सरकारिया कमीशन वर्तमान संविधान की परिधि में ही सुझाव देगा, किसी तरह का आधारभूत परिवर्तन संवैधानिक ढांचे में प्रस्तावित नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी, जैसा कि श्री M.V. पायली ने भी कहा है। तो इसी संविधान के अंतर्गत ऐसा क्या किया जाए, विशेषकर वित्तीय संबंधों में और राज्यों की स्वायत्तता के संबंध में, जो इन दोनों के बीच में संबंध सुधारे। यह सरकारिया कमीशन का एक दायरा था। सरकारिया कमीशन ने क्या प्रस्ताव दिया, अंततः उसके प्रस्ताव क्या रहे, याद रखें। 3 सदस्यीय आयोग ने 5000 प्रिंटेड पृष्ठों की रिपोर्ट सबमिट की, 5000 पेजेस। और ये कब सबमिट की? अपनी स्थापना के 5 वर्ष बाद, अर्थात लगभग 5 वर्ष तक सरकारिया कमीशन के सदस्यों ने राज्य केंद्र संबंधों को लेकर गहन विचार किया, गहन अध्ययन किया, गहन परामर्श किया और फिर एक रिपोर्ट बनाई, जो उन्होंने जनवरी 1988 में सबमिट की सरकार को। क्या था इसमें सुझाव? पहली बात, वित्तीय अधिकारों को व्यापक करने का, राज्यों के वित्तीय अधिकारों को व्यापक करने का सुझाव। दूसरा, राज्यों को कुछ अधिक अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन। तीसरा, राज्यों को निगम कर, आय कर और उत्पादन कर में ज़्यादा हिस्सा मिलने का प्रावधान। चौथा,
संविधान की धारा 25(2) के अंतर्गत राज्यों की सूची के संसदीय कानून को बदलाने का जो प्रावधान है, जिसकी 3 वर्ष सीमा होती है, उस पर नियंत्रण। ऐसे कानून पर 3 वर्ष की सीमा का प्रावधान। कैसे कानून पर? राज्यों की सूची के संसदीय कानून को बदलवाने का 25(2) के अंतर्गत। 5वां, अच्छा ये 5वां जो था, संघीय सरकार की सूची में बदलाव, विषयों की सूची में बदलाव। और ये जो 5वां मुद्दा था, विषयों की सूची में, संघीय सरकार की सूची में बदलाव, उसमें मुख्य कारण बताया गया था कि कराधान अधिकारों के अलावा शेष विषय राज्य सूची में रखे जा सके, अर्थात राज्यों को ज़्यादा विषय दिए जाएं, ऐसा प्रस्तावित था। 6वां, आयोग का मत था कि संघ जो है वो राज्यों के अधिकारों को हड़प रहा है। राज्यों के अधिकारों पर उसका नियंत्रण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि संघीय सरकार स्वयं को नियंत्रित करे, स्वयं को नियंत्रित करे और संविधान को सही भावना से अपनाए। अर्थात सरकारिया कमीशन इस बात से सहमत था कि संघ बनाम एकात्मक व्यवस्था में एकात्मक व्यवस्था बहुत ज़्यादा बलवती होती जा रही है। वैसे ही संवैधानिक रूप से बलवती तो थी, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से भी और अन्य जरियों से भी संघीय सरकार का दबदबा बढ़ते जा रहा है। तो उसका अनुरोध था, ये 6वां उसका जो बिंदु था कि उसने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वे अपने को नियंत्रित करे, संविधान को सही भावना से अपनाए। 7वां, उसका कहना था कि संघीय सरकार राज्य विषय की सूची को समवर्ती में लाने का प्रयास न करे। आपको याद होगा, मैंने बताया था कि पहले पूर्व में समवर्ती सूची में 66 विषय थे, 61 विषय थे, बाद में उसे 66 किया गया। राज्य सूची के कुछ विषयों को हटाकर समवर्ती में लाया गया। शिक्षा राज्य का विषय था। ऑफ कोर्स इसमें कोई दो मत नहीं कि इनको लाने की ज़रूरत थी, इसलिए लाया गया। लेकिन भय इस बात का था कि जिस तरीके से केंद्र राज्यों पर हावी हो रहा है, दिनों दिन अपनी शक्ति, अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन संघात्मक शैली का ये मूलभूत जो ढांचा है वही चरमरा जाए। तो ये चेतावनी थी केंद्र सरकार को सरकारिया कमीशन की ओर से कि राज्यों के विषय को समवर्ती सूची में लाने का प्रयास न करें, हिदायत थी। एक सुझाव और था सरकारिया कमीशन का कि ऐसे संसदीय कानून हैं जिसमें स्थानीय निकायों के निर्वाचन की व्यवस्था हो। अर्थात आयोग चाहता था कि ऐसा कानून बनाए कि स्थानीय निकायों के निर्वाचन की नियमित व्यवस्था हो, और इसलिए राज्य में 5वां जो अनुच्छेद है उसमें बदलाव किया जाए ताकि चुनाव जो हैं स्थानीय निकायों के वे नियमित हो सकें। तो सरकारिया आयोग का प्रतिवेदन इस प्रकार बड़ा विस्तृत था। उसकी पृष्ठभूमि को मैंने बताया और उसके प्रतिवेदन में क्या कुछ शामिल था उसका जिक्र हो गया। यही नहीं, सरकारिया आयोग कुछ कदम आगे बढ़ता है और स्टेट ऑटोनॉमी की बात करते हुए, राज्यों की स्वायत्तता की बात करते हुए वह कहता है कि संविधान की धारा 256 और 257 में कार्यपालिका के संघीय सिद्धांतों की सर्वोच्चता को न छोड़ने का सुझाव हो। अर्थात इन धाराओं के तहत जो संघीय सिद्धांत हैं वे जारी रहें। अगला प्रस्ताव, राज्यों में संघ के कामकाज की धारा 258 के माध्यम से
विकेंद्रीकरण करने का सुझाव आयोग ने दिया। 8वां, योजना आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए राज्यों से पूर्ण और प्रभावी परामर्श किया जाए, अर्थात योजना आयोग के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, बेहतर समझ हो, योजना आयोग की अपेक्षाएं और इच्छाएं और राज्य की अपेक्षाएं और इच्छाओं में बेहतर तालमेल हो। और उसमें सरकारिया कमीशन का कहना था कि राज्यों के महत्व को कम ना आंकते हुए उसे अधिक महत्व दिया जाए, क्योंकि राज्यों की मान्यता है कि भारतीय संविधान के प्रावधान और योजनाएं वैसे तो ठोस हैं, लेकिन उसमें ढांचेगत परिवर्तन की जरूरत नहीं है। अगला सुझाव, संघ राज्य संबंधों के संचालन के नियमों का एक तरीके से आकलन किया जाए, जिससे संघीय सरकार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग न कर सके, मनमाने ढंग से धारा 356 न लगा सके। मैंने आपको पूर्व में बताया कि राज्यपाल ने बहुत बार ऐसी गत 40 वर्षों में केंद्र को अनुशंसा दी कि राज्य की स्थिति संवैधानिक स्तर पर गिरी हुई है, स्थायी स्थिरता नहीं है, राजनीतिक स्थिरता, और इसलिए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राज्यपालों के द्वारा भेजे गए ऐसे प्रतिवेदन राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति फिर मंत्रिमंडल से परामर्श करने के बाद उस राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देता है और उस राज्य की सरकार एक तरीके से भंग हो जाती है और विधानमंडल शक्तिहीन हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कानून बनाने के सारे अधिकार संसद के पास चले जाते हैं। इसके मायने क्या हुए? इस प्रावधान ये जो पूरी कार्रवाई है, यह कार्रवाई संविधान में धारा 356 के तहत की जाती है। धारा 356 का बहुत दुरुपयोग हुआ है। सरकारिया कमीशन ने स्वयं ने पाया कि गत 12 वर्षों में, अर्थात 1983-84 के पूर्व के 12 वर्ष यदि लें, 67 बार राज्य सरकारों को अपदस्थ किया गया। वे राज्य सरकारें जो चुनाव प्रक्रिया से सत्ता में आई हैं, जिनके चुनाव पर करोड़ों रुपए खर्च होता है और जनमत जनता के द्वारा चुनी गई हैं, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया विभिन्न कारणों के कारण। और बर्खास्त करने का ये अधिकार केंद्र सरकार ने बारंबार इसका प्रयोग किया, जो बहुत खेद का विषय है। 12 वर्षों में 67 बार, आप सोच सकते हैं, एक संवैधानिक दृष्टि से उचित चुनावी प्रक्रिया से चुनी गई सरकार को, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। ये काल कौन सा है आप देखेंगे। यदि इस काल पर नज़र डालें तो आप देखेंगे इस काल में मात्र 3 वर्ष को छोड़कर 1977 से 1980 इसको छोड़कर कांग्रेस ही शासन में थी, कांग्रेस सरकार थी केंद्र में। तो केंद्र में तो कांग्रेस सरकार रही, पर यही वह काल है जब क्षेत्रीय दलों का उदय होता है, जिसे हमने गैर कांग्रेसवाद के तहत पढ़ा है। गैर कांग्रेसवाद का बढ़ता प्रभाव और नई नई पार्टियों का क्षेत्रीय स्तर पर उदय और सत्ता में आना, ये पार्टियां चुनाव के ठीक पहले उदय में आती हैं, जन्म लेती हैं और सत्ता में आ जाती हैं। तो कांग्रेस अपनी खींच इसको इस रूप में निकालती है कि वह वहाँ पे किसी न किसी बहाने राष्ट्रपति शासन लागू करती है। इस प्रकार 67 बार ऐसा घटनाक्रम हुआ
आयोग के अनुसार यह दुरुपयोग है। बिना उचित कारण, बिना सोच विचार और बहस के राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा सरकारिया कमीशन का प्रस्ताव था। विधानसभा को भंग करने से पूर्व संसद की स्वीकृति अनिवार्य हो जाए, अर्थात राष्ट्रपति स्वयं विधानसभा को भंग करने का निर्णय न ले, चाहे मंत्रिपरिषद की सहमति से, बल्कि संसद की सहमति उसमें आवश्यक हो, क्योंकि संसद एक बड़ी गैदरिंग है। 543 प्लस 250 राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। इनकी सहमति संभवतः किसी तरह का गलत कदम उठाने से राष्ट्रपति को या केंद्रीय सरकार को रोक सकती है। यदि वो सरकार पथभ्रष्ट है, जिसे हटाने की सिफारिश राज्यपाल कर रहे हैं किसी राज्य की सरकार को, तो उससे कारण पूछा जाए। यानी सरकारिया कमीशन बारंबार इस बात को चेता रहा है कि धारा 356 का जो सतत दुरुपयोग हो रहा है उस पर लगाम लगाई जाए, और यदि ऐसा लगता है कि नहीं, ये सरकार पथभ्रष्ट है, गैर संवैधानिक तरीके से कार्य कर रही है, तो उससे कारण पूछा जाए। और जब कोई चारा न रहे, तभी संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, मात्र मंत्रिमंडल के सहमति के बल पर नहीं। पूरी संसदीय प्रक्रिया से गुजर कर राष्ट्रपति शासन लागू करें, अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया को थोड़ा और ठोस करने की जरूरत है, पर सरकारिया कमीशन ने जोर दिया। इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़कर आयोग ने इन नियमों को संविधान में शामिल करने के लिए कहा। उसने ये कहा कि ये ऐसी बातें जो हैं, ये मात्र परंपरा या कानून के आधार पर स्थायी नहीं हो पाएंगी। इसीलिए जरूरी है कि धारा 356 जैसी धाराओं का उचित उपयोग हो, लोकतंत्र के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो, केंद्रीय सत्ता किसी तरीके से राज्य सरकारों पर हावी होने का प्रयास न करें गलत रूप से। इसलिए ज़रूरी है कि इन सब बातों को, जिसको हम प्रस्तावित कर रहे हैं, इन्हें संवैधानिक ढांचे में ढाला जाए, अर्थात इन्हें संविधान का हिस्सा बना दिया जाए। इसको संविधान में डालने से फायदा ये होगा कि किसी तरह के संशोधन की स्थिति में एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इससे यह भी फायदा होगा कि यदि कोई सरकार भंग की जाती है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो न्यायालय में चुनौती दिए जाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाए, इसका भी प्रस्ताव सरकारिया कमीशन ने किया। अगला प्रस्ताव कि संघ और राज्यों के मध्य उत्पन्न जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय परिषद गठित किया जाए और उसे सहयोग देने के लिए एक स्थायी सचिवालय बनाया जाए, ताकि उस स्थायी सचिवालय के माध्यम से विवादों पर सतत नज़र रखी जाए और उनको हल करने का सतत प्रयास होता रहे। इस प्रकार ये 12-13 प्रस्ताव सरकारिया कमीशन के द्वारा दिए गए और बहुत अहम थे। राज्य केंद्र संबंधों को लेकर ये प्रस्ताव बड़े अहम थे। अब केंद्र सरकार की यदि बात करें तो केंद्र सरकार ने स्वयं भी एक आयोग गठित किया, जिसे 1983 का सरकारिया आयोग कहते हैं। सरकारिया भी एससी के रिटायर्ड जज थे। सामान्यतः ऐसे जो आयोग बनते हैं उसमें रिटायर्ड जज को ही उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, इस मंशा के साथ, इस सोच के साथ कि जो रिटायर्ड जज अपने अनुभवों के आधार पे
बहुत सोच समझकर निर्णय लेंगे। रिटायर्ड जज किसी दल से जुड़े हुए नहीं होते। रिटायर्ड जज जो हैं वे न्याय संगत बातें करने में परिपक्व होते हैं, इसलिए ऐसे आयोगों में इनको सामान्यतः अध्यक्ष बनाया जाता है। अब हम देखें कि इन विधि विशेषज्ञों ने क्या क्या प्रस्ताव रखे, क्या संस्तुतियां दी। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए मजबूत केंद्र की बात की सतत रूप से। साथ ही इनके जो दूसरे प्रस्ताव थे ये अन्य जो समितियां हैं जिनका मैंने पूर्व में जिक्र किया है उससे बिल्कुल विपरीत थे। इनका कहना था कि ऑल इंडिया सर्विस को और मजबूत किया जाए। हाँ, 356 के उपयोग को लेकर सरकारिया कमीशन, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा है, उसने इस बात को अंडरलाइन किया है कि इसका उपयोग संभाल कर किया जाए। इसे हटाने की कोई बात नहीं है, ये जरूरत है, लेकिन संभाल कर उपयोग करने की आवश्यकता है। तीसरा, कराधान की शक्ति के संबंध में जहां एक और 75% धन राज्यों में बांटने के प्रस्ताव आ रहे थे, सरकारिया कमीशन स्पष्ट था कि इसकी शक्ति संसद के पास ही रहे और संसद तय करे कि किस तरह के कर वितरण, कर विभाजन की व्यवस्था हो। चौथा, राज्यपालों के पद की सुरक्षा की जाए। पांचवा, समवर्ती सूची पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श लिया जाए, अर्थात ऐसी स्थिति को से बचा जाए जिसमें टकराहट हो, और टकराहट की स्थिति में आपको मालूम है कि केंद्र का कानून ज्यादा हावी होता है और वह लागू होता है। लेकिन यहां पर सरकारिया की अनुशंसा थी कि केंद्र के द्वारा यदि समवर्ती सूची में किसी तरह का कानून बनाया जा रहा है तो राज्य सरकारों से परामर्श अवश्य कर लिया जाए। साथ ही राज्यों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति के लिए किसी तरह की सहमति की आवश्यकता नहीं मानी। दो 247 अनुशंसाएं थी, जिसमें 180 अनुशंसाएं। सरकार आयोग का जो मुख्य निष्कर्ष था वह क्या था? वह था कि भारतीय स्थितियों में सुदृढ़ केंद्र की जरूरत है, इसमें कोई दो मत नहीं। और ये सुदृढ़ केंद्र केवल देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जरूरत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व के जो मूल मुद्दों पर राष्ट्रीय नीति के लिए भी जरूरी है, राष्ट्रीय नीति में तालमेल के लिए भी जरूरी हो। अर्थात सरकारिया कमीशन इस बात से बिल्कुल सहमत था, बल्कि पुरजोर सहमत था कि संघ मजबूत हो, केंद्र मजबूत हो। जिन बातों से संविधान में केंद्र की भूमिका अहम मानी गई वे आज भी प्रासंगिक हैं और केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करते हुए इन्हें सदैव ध्यान में रखे जाना चाहिए। निष्कर्ष ये निकला सरकारिया कमीशन के प्रस्तावों का कि राज्यों को कुछ मामलों में स्वायत्तता दी जाए, राज्यों की वित्तीय समस्याओं का निराकरण किया जाए, राज्य और केंद्र के बीच के झगड़ों के लिए कुछ स्थायी व्यवस्था की जाए उसको निपटाने के लिए, आदि आदि। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत में भारत के इतिहास को देखते हुए, भारत की पृष्ठभूमि को देखते हुए एकात्मक शासन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक ओर जहां इससे देश की स्वतंत्रता, अखंडता और एकता मजबूत होती है, वहीं दूसरी ओर एकात्मक शासन का जो बहुत बड़ा फायदा है और वह जरूरी भी है, वह है कि एक राष्ट्रीय नीति हर मुद्दों पर बन सकती है। राष्ट्रीय नीति को लेकर बेहतर तालमेल होगा किसी भी मुद्दे पर लेकर। जिन बातों से संविधान में
केंद्र की भूमिका अहम मानी गई, वे आज भी अहम हैं, आज भी प्रासंगिक हैं और इन बिंदुओं को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय राजनीति, जिसे हम सामान्य भाषा में, चलती फिरती भाषा में पॉलिटिक्स कहते हैं, पॉलिटिक्स बहुत चल रही है, सारी पार्टियां पॉलिटिक्स करती हैं। इसके मायने मूलतः दो विषयों से हैं राजनीति विज्ञान के। एक विषय चुनाव और प्रतिनिधित्व, जिसका हम अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं, और एक विषय ये है संघ और राज्य, उनके संबंध। इस अंतिम बिंदु को समझने के बाद, जिस पर मैंने उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न घटनाओं के माध्यम से संबंधों की विवेचना करने का प्रयास किया है, आप तक पहुंचाने का, इन घटनाओं को पहुंचाने का जो प्रयास किया है, उससे निश्चित रूप से आप इस राजनीति को, तथाकथित राजनीति को बेहतर समझ गए होंगे और राजनीति के मायने क्या हैं इसे समझ गए होंगे। किस प्रकार के दांव पेच राज्यों और केंद्र के बीच खेले जाते हैं, किस प्रकार के दांव पेच चुनावी राजनीति में खेली जाती है, ये अब हम समझने में सक्षम ही नहीं, बल्कि एक तरीके से हम इसमें पूरी तरह से मास्टर हो गए हैं। और विश्वास है कि इतना समझने के बाद आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत के संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का ही परिणाम था, जो कि इतने विवादों के बाद भी, इतनी घटनाओं के बाद भी यह संविधान अपना अस्तित्व बनाए रखा है, अक्षुण्ण है और दिनों दिन इस संविधान पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां जनता की भूमिका बड़ी अहम होती है, वहां पे राज्य और केंद्र और जनता, ये तीन पक्ष यदि अपनी भूमिका उचित रूप से निभाएं, जिसके लिए समय समय पर लोगों के विचार आते हैं और प्रयास भी होते हैं, तो निश्चित रूप से ये संविधान जो है वह देश के विकास में एक अमूल्य योगदान देने की काबिलियत रखता है, बशर्ते राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें और इसमें सहभागी जनता, नागरिक अपनी भूमिका संवैधानिक रूप से निभाएं।